आईपीओ किस लिए लाते हैं? आईपीओ लाते हैं ग्रोथ के लिए, फंड्स एक्यूमुलेशन के लिए। कंपनी को फंड्स चाहिए, किस लिए? ग्रोथ के लिए, एक्विजिशन के लिए, या एग्जिस्ट करना है किसी को। किसी शेयर होल्डर्स ऑलरेडी फाउंडर्स है, चाहे प्रोमोटर्स है, वो ऑलरेडी फंड्स लेके बिजनेस को चला रहे हैं, अब उनको एग्जिट करना है, तो कैसे करेंगे? तो आईपीओ में फर्दर सेल करके अपना शेयर्स बेच के चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनकी एक क्राइटेरिया है कि कितना सेल कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, वो सारे डिस्कस अभी करेंगे धीरे धीरे। मेन मकसद क्या है हमारा आईपीओ लाने का? फंड रेजिंग। फंड रेजिंग किस लिए? सोच लो ग्रोथ एक्सपेंशन करना है, मशीनरी लगानी है, और बड़ा कोई सब्सिडरी खोलनी है, या फॉरेन में कोई वेंचर करनी है, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, या हो सकता है 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ हमने लोन ले रखा है कंपनी में, तो वो लोन का तो ब्याज आ ही रहा है। एटलीस्ट एक एवरेज ब्याज भी मान लो तो 8% 9% तो ब्याज लगता ही है। तो अब 10% मान लो रफली, तो वो पैसा जो है हर साल आपको देना पड़ रहा है। तो 10 साल में अगर आप पैसा चुकाओगे तो जितना प्रिंसिपल था उतना ही ब्याज आपने दे दिया, 10% करके हो गया ना 10 साल में आपका पूरा ब्याज। तो आपका तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिलकर 100 लिया तो 200 दे दिया। लेकिन अगर आप आईपीओ लाते हो ना, तो एक बार आपका एक्सपेंसेस है आईपीओ लाने का, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 10% 12% के अंदर अंदर आता है। जितना फंड रेज करोगे आप, उसका 10-12% के अंदर आपका फंड रेजिंग कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद जो पैसा है वो आप बिजनेस में लगाओगे, कभी रिटर्न करना नहीं है। एक शेयर होल्डर आएंगे, दूसरे को बेच के चले जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। प्रॉफिट आएगी तो डिविडेंड देंगे, नहीं आएगी तो नहीं देंगे, है ना, यही कंसेप्ट है। लेकिन हमें कम से कम जो एवरी ईयर जो हमें ब्याज देनी पड़ती है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो तो नहीं देना पड़ेगा, उससे तो हम सेव हो गए। तो हमारे जो प्रॉफिट है वो मल्टीपल होता रहेगा, हमारे बिजनेस में ग्रो करेगा। तो आईपीओ लाने का मेन पर्पस है कि ग्रोथ, ठीक है ना। और फंड चाहिए। फंड बैंक कैसे देगा? कोलेटरल होना चाहिए। अगर हमारे पास कोलेटरल नहीं है, जितना कोलेटरल था ऑलरेडी हमने सबमिट करके बैंक लोन ले ही लिया, तो फिर बैंक लोन दोबारा कैसे देगा? तो अब सबसे बढ़िया तरीका बचा है आईपीओ। आईपीओ में अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन डिसाइड होगा, मर्चेंट बैंकर के साथ डिसाइड होता है, उसके बाद आगे हम आईपीओ में जाते और सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे, ठीक है। अब बेनिफिट ऑफ आईपीओ। आईपीओ का बेनिफिट क्या है? वैल्यू क्रिएशन। सबसे पहले क्या है? वैल्यू क्रिएशन होगा। वैल्यू क्रिएशन किस लिए? आप जब आईपीओ लाते हो आपकी कंपनी की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। लोगों के नज़र में आप लिस्टेड कंपनी बनने जा रहे हो, आपके एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के नहीं जाता, आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर आपको फेथ जम जाता है कि बड़ी कंपनी बन गई है, छोटी कंपनी से एक बड़ी कंपनी बन गई। और जब आप लाते हो प्रोपोगंडा हो जाता है, आपकी मीडिया में नाम छा जाता है। जब आप आईपीओ लाते हो तो वैसे ही मीडिया में आपका नाम पब्लिसिटी हो जाती है, कभी किसी बिजनेस चैनल में आ रहा है, कभी न्यूज़पेपर में आ रहा है, कभी इंटरनेट पे आ रहा है, मतलब चारों तरफ छाया रहता है कंपनी, हर जगह नाम होगा। जिस कंपनी को कोई नहीं जानता ना, वो कंपनी जैसे ही वो आईपीओ लाता है उसके दूसरे दिन से सब लोग जानने लग जाते हैं। इवन आईपीओ लॉन्चिंग होने से पहले ही जानने लग जाते हैं कि आईपीओ आ रहा है, ठीक है। एक तो अभी जैसे एनएससी है, एनएससी इंडिया लिमिटेड को सब जानते हैं क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन आपको पता है एनएससी का आईपीओ भी आ रहा है, अभी तक आया नहीं है, अब आ रहा है। और आने से पहले ही पूरे सब लोगों को पता चल गया कि आईपीओ आने वाला है। पूरा अभी एनएससी की वजह से बीएससी के शेयर प्राइस हाई हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ट्रेड होगा। तो ये सारी चीजें, मार्केट कंडीशन कैसा है, क्या है, कैसे होगा, सब बताएंगे धीरे धीरे। आईपीओ ला कौन सकता है? एवरी पार्टनरशिप फॉर्म, एवरी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी आईपीओ ला सकता है, कोई भी आईपीओ ला सकता है। एक छोटा सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होगा ना, वो भी ला सकता है। पार्टनरशिप कंपनी है वो भी ला सकता है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी आईपीओ ला सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है आईपीओ लाने का? जस्ट अ मिनट। आईपीओ लाने का कंडीशन क्या है? अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसको पहले लिमिटेड बनना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिमिटेड वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मतलब पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर है, चाहे वो 1932 में बना हुआ हो, चाहे वो एलएलपी में हो, उनको पहले लिमिटेड कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट? न्यू कंपनी नहीं, जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसी को वो टेक ओवर करेगा, न्यू कंपनी। सपोज एबीसी एंटरप्राइजेस, इससे पार्टनरशिप फर्म, राइट, या प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये क्या करेगा? इसको सीधा ही एबीसी इंडिया लिमिटेड बना, एबीसी इंडिया XYZ लिमिटेड बना दिया। अब वो पूरी जो बिजनेस है, वो 10 साल से जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, वो पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेगा। और आरओसी में जब हम लोग नेम एप्लीकेशन देंगे तो उसमें यही लिखना पड़ेगा, नॉट अ फ्रेश कंपनी, ये टेक ओवर कर रहा है। आप जब नेम रिजर्वेशन करते हो तो वहाँ पे टेक ओवर लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर है। तो जब आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म लगता है कि मेरा 50 करोड़ का टर्नओवर है, मेरे पैट जो है 5 करोड़ का, एक बात ध्यान रखना, कौन सी कंपनी आईपीओ ला सकता है पहले अच्छे से समझ लो। मेन बोर्ड के लिए क्राइटेरिया अलग है, एसएमई के लिए क्राइटेरिया अलग है।
एसएमई का सबसे पहले ना एस हटा दो, एमएसएमई का एम हटा दो। एम मतलब माइक्रो कंपनियां जो 10 करोड़ के नीचे का टर्नओवर वाली है ना, वो माइक्रो कंपनी है। माइक्रो कंपनी आईपीओ नहीं ला सकता, क्योंकि 10 करोड़ वाली कंपनियों को एसएमई में भी वैल्यू नहीं मिलता। कम से कम आईपीओ लाने के लिए कंपनी के टर्नओवर कम से कम एवरेज जो मार्केट स्टैंडर्ड माना जाता है 35 से 50 करोड़ कम से कम होना चाहिए। तो आप 50 करोड़ मान के चलो, 35 करोड़ भी छोटा कंपनी है, ठीक है ना। अगर 50 करोड़ की आपका टर्नओवर है, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, चाहे कोई भी है, आप आईपीओ ला सकते हो। लेकिन उसके साथ एक चीज और देखना पड़ेगा, पैड कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मान लो 5 करोड़ है, 50 करोड़ आपकी टर्नओवर है, आप आईपीओ ला सकते हो, आराम से ला सकते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद आती है वैल्यूएशन की बारी, कि कैसे वैल्यूएट करेंगे, कैसे उसकी वैल्यूएशन बनेगा, ये सारी चीज हम लोग अब शुरू करते हैं डिस्कशन, ठीक है। अब पहले बोलते हैं मैं पार्टनरशिप, कौन कौन बिजनेस आईपीओ ला सकता है। आईपीओ ला सकता है पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, लिमिटेड। अब लिमिटेड मीन्स पब्लिक लिमिटेड, चाहे वो अनलिस्टेड है, उसको बस लिस्टेड होना है तो पब्लिक कंपनी बननी पड़ेगी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो। उसके बाद कौन नहीं ला सकता, कौन नहीं ला सकता, एक तो ट्रस्ट है, सेक्शन 8, एनजीओ, ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, ऐसी कंपनियां आईपीओ नहीं ला सकती है, क्योंकि उसको बिजनेस, उनके पास तो बिजनेस नहीं है ना। जब बिजनेस ही नहीं है, शेयर होल्डर्स पैसा क्यों लगाएगा, उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ऐसी कंपनियां आईपीओ नहीं ला सकती है, सेक्शन 8 जैसी कंपनियां या ट्रस्ट, एनजीओ, ठीक है ना, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रही है, नॉट फॉर बिजनेस एसोसिएशन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप का क्या कंडीशन है। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म आईपीओ तभी ला सकती है, कम से कम जिस दिन वो पब्लिक लिमिटेड बन गया, उसको 1 साल का वेटिंग पीरियड है, उनको वेट करना पड़ेगा। अगर प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, तो उनको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। मतलब आज आपने लिमिटेड कंपनी में पूरा बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, उसके बाद 1 साल वेट कर लो, तब आप पब्लिक लिमिटेड के लिए तैयार हो। 1 साल पूरा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, बस कन्वर्ट करो। आप अगर मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ गए, आप उसी दिन आईपीओ ले आओ, ठीक है। उसके बाद आओ मेन बोर्ड की एलिजिबिलिटी, जो आईसीटीआर 6(1) बोल रहा है। 6(1) क्या बोल रहा है, कंपनी, मेन बोर्ड कंपनी क्या बोल, अभी कोई इंक्वायरी नहीं प्लीज। मेन बोर्ड क्राइटेरिया 6(1) क्या बोल रहा है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रूट है। प्रॉफिट रूट क्या बोलता है कि अगर आपके पास कम से कम नेट टेंजिबल एसेट्स 3 करोड़ का हो, पास्ट 3 ईयर्स, 3 फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़ का कम से कम नेट टेंजिबल एसेट्स हो, या 1 करोड़ का नेट वर्थ हो, और 15 करोड़ का टर्नओवर हो, 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, सॉरी टर्नओवर नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीटा। तो 15 करोड़ कैसे काउंट करेंगे, 5 साल के किसी भी 3 साल में अगर 15 करोड़ अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो आप 6(1) में एलिजिबल हो मेन बोर्ड के लिए। मेन बोर्ड मतलब एनएससी बीएससी के जो मेन बोर्ड है, ठीक है ना, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। ये आप एसएमई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेन बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी कंपनियां आती है इसमें, ठीक है। अब वो एलिजिबल हो गया। अगर कोई ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, तो क्या आईपीओ नहीं ला सकता, बिल्कुल ला सकता है। लॉस मेकिंग कंपनियां भी आईपीओ ला सकती है, बिल्कुल ला सकती है। अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है। कैसे दे रखा है, 6(2) में जाइए। 6(2) में क्या बोलता है कि अब सारे जिम्मेदारी ना 75% जिम्मेदारी क्यूआईबी को दे दो। आपका जितनी आप इशू आप रेज करोगे, वो आप शेयर होल्डिंग है 75% इशू क्यूआईबी को कर दो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, और बाकी जो 25 है वो रिटेल और एचएनआई में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 75 अगर क्यूआईबी ले लेता है और 25 दे दिया आपने उसको, तो 100% हो गया, तब आपका आईपीओ आ सकता है। अब उनको आईपीओ लाने का अथॉरिटी क्यों दे रहा है, सुन लो। अब सपोज करो मैं 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, 20 साल से मैं कंपनी चला रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा वैल्यूएशन है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, डीलर नेटवर्क है, मशीनरी लगी हुई है, लैंड है, मैं बहुत दिनों से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, सब कुछ है। किसी भी कारण, किसी भी वजह से मेरे अभी 5 साल या 3 साल में प्रॉफिट नहीं आए, तो क्या मैं आईपीओ नहीं ला सकता। पहले प्रॉफिट था, अब लॉस में हूँ, या किसी भी वजह से मैं प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा हूँ। हो सकता है मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हुई है, 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई, 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, जो आज तक रिकवर नहीं हो पाया, हो जाएगा आने वाले दिन में। ऐसे वैल्यूएशन, ऐसे कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है, और उसके बाद उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उनके फ्यूचर प्लान को देखा जाता है, वो कितने दिन से मार्केट में एग्जिस्टेंस उसकी है,
उसकी क्या ब्रांड वैल्यू है, क्या मार्केट में कैसे लोग जानते हैं उसको, ये सारे चीज एनालिसिस करके ही उनको फिर मार्केट में अप्रूव करते हैं। तो 6 में लॉस मेकिंग कंपनियां जो है लेकिन सस्टेनेबिलिटी है, उनकी गुडविल है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है और वो मार्केट में आईपीओ लाने के चल दिए ना। मार्केट में आईपीओ लाएगा और आईपीओ आ सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा? सबसे पहला काम उनका मर्चेंट बैंकर का होता है। मर्चेंट बैंकर इज द की। अगर वो मर्चेंट बैंकर वैल्यूएशन लगा लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो एंकर इन्वेस्टर के पास जाता है, उसके बाद एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है, फिर उसके बाद ही डीआरएचपी बन के फिर सेबी में जाता है। अगर हमें आईपीओ लाना है मेन बोर्ड में तो हम सेबी के पास डीआरएचपी फाइल करेंगे। अगर हमें एसएमई में आईपीओ लाना है, हम सेबी के पास नहीं जाएंगे, हम स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे, जहां भी हमें लिस्ट करना है, चाहे एसएमई इमार्ज में हो, चाहे बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म में हो। हम एक्सचेंज को बोलेंगे कि आप हमारा ये डीआरएचपी लो और हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल दो। लेकिन जब आप मेन बोर्ड में आईपीओ लाओगे तो आपको हमेशा सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर एसएमई आईपीओ लाओगे, सेबी से परमिशन की जरूरत नहीं है। उसकी परमिशन जो मर्चेंट बैंकर है खुद अपने रिस्क पे, अपनी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट पे वो आपको दे देता है। वो अपना ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट देते हैं किसको? डीडी रिपोर्ट तो दोनों केस में ही देना पड़ेगा, चाहे वो मेन बोर्ड में आ रहा है चाहे एसएमई में आ रहा है। लेकिन एसएमई को क्या बोलता है कि एसएमई एक्सचेंज बोलता है ठीक है एमडी मर्चेंट बैंकर, आप हमें ड्यू डिलिजेंस दे दो कि आपने कंपनी के सारे लीगल ड्यू डिलिजेंस चेक कर लिया, एवरीथिंग इज ओके, और हमें डीडी सबमिट कर दो, हम आपको इन प्रिंसिपल अप्रूव दे देंगे। गुड फेथ पे वो इन प्रिंसिपल अप्रूव देते हैं। अगर कुछ गलत पाया गया तो मर्चेंट बैंकर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंसिक्वेंसेस। उसका जो भी रिपरकशन है या जो भी फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा, फिर मर्चेंट बैंकर को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मर्चेंट बैंकर बड़े सेफ गेम खेलता है, कोई रिस्क नहीं लेता। जितने भी उसके पास ड्यू डिलिजेंस का है वो सारे पेपर चेक करता है, वो किसी के फेवर में नहीं जाएगा। मर्चेंट बैंकर पूरा एकदम डीडी करके ही काम करेगा, ठीक है ना। और मर्चेंट बैंकर जो है, चाहे मेन बोर्ड है चाहे आपका एसएमई बोर्ड है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। मर्चेंट बैंकर के बिना मर्जी का कोई काम नहीं होगा, समझ गए। जैसे बैंकर्स का बैंक होता है ना आरबीआई, वैसे ही समझ लो मर्चेंट बैंकर आईपीओ लाने में वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, सबसे बड़ा। अब आते हैं हम लोग क्यूआईबी रूट में। क्यूआईबी रूट में 75% आप दे दो, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ एसएमई आईपीओ में। एसएमई आईपीओ में हमें देखना है कि माइक्रो कौन है। माइक्रो अगर 10 करोड़ के नीचे आप एलिजिबल नहीं हो, 10 करोड़ से ऊपर 20 करोड़ 25 करोड़ तो भी एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका जस्ट आप मान लो कि 40-50 करोड़ का टर्नओवर है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 5 करोड़ के आसपास है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो आईपीओ के लिए एलिजिबल है। उसकी वैल्यूएशन बनती है। कैसे वैल्यूएशन बनती है, इसमें एक एग्जांपल छोटा सा समझा रहा हूँ। वैल्यूएशन करोगे ना प्रिपरेशन 1 साल लग जाएगा, एवरेज मैंने ये देखा है। और अगर एसएमई का कर रहे हो तो 6 महीने लगता है। तो सपोज करो एक पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्जन कर रहे हो, तो आप एस्टिमेट लगा लो 1 साल बाद मुझे आईपीओ लाना है, तो 1 साल में तो आपका वेटिंग पीरियड भी है। तो तब तक ना आप सारे जितने भी उसकी ड्यू डिलिजेंस है ना वो सारे तैयार कर लो। जिस दिन 1 साल पूरा जगह डीआरएचपी फाइल करोगे, मतलब वो बोल रहे डीआरएचपी जिस दिन फाइल करोगे उस दिन तक 1 साल का वेटिंग होना चाहिए, जिस दिन आप कन्वर्जन करा, ठीक है ना। यहाँ तक ओके। उसके बाद आप आ जाओ ऑफर फॉर सेल। ऑफर कई इशू कैसे आता है। फर्स्ट टाइम जो आईपीओ आता है, आईपीओ में आता है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू में जो पैसा जाता है वो कंपनी को जाता है, लेकिन ऑफर फॉर सेल जो है उसका जो पैसा है वो कंपनी को नहीं मिलता, वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है उसी को मिलेगा, ठीक है ना। सेलिंग शेयर होल्डर कौन हो सकता है? प्रोमोटर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है। किसी ने इन्वेस्ट किया होगा किसी कंडीशन में कि चलो मैं आपके कंपनी अभी लिस्टिंग हो जाएगी, आप मुझे एग्जिट दे देना, मतलब मुझे बाहर निकाल देना, आप आईपीओ में मेरा सेलिंग शेयर होल्डर्स बना के मेरा सेल करवा देना, ठीक है ना। तो उस टाइम वो निकल सकता है। तो ओएफएस का जो पैसा है, ऑफर पर सेल का पैसा है, वो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा है। जिसके पास शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर उसके पास जाएगा। कंपनी के पास एक पैसा नहीं आएगा। कंपनी के पास फ्रेश इशू का पैसा आएगा। कई इशू ऐसे आती है जो फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। सपोज करो 1000 का इशू साइज है तो 500 करोड़ हो गया ऑफर फॉर सेल, 500 करोड़ हो गया फ्रेश इशू। तो 500 करोड़ कंपनी को मिलेगा, 500 करोड़ जो शेयर बेच रहा है XYZ उसको मिल जाएगा, वो अपना एग्जिट ले लिया, ठीक है। अब आईपीओ का पैसा क्या कर सकते हैं? रीजन देना पड़ेगा आपको, सब कुछ बताना पड़ेगा। आईपीओ का पैसा आपको करना क्या है। आईपीओ का पैसा हो सकता है कि आपने लोन ले रखा है, लोन को रिपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्टर से कोई लोन लिया होगा
सर एक क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन नहीं, आपको मैंने ग्रुप में बोल रखा है पहले, नो क्वेश्चंस। ओके सर। तो अगर कोई भी इसे टॉपिक जो है ना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, नो क्वेश्चन प्लीज, ठीक है ना, बहुत लिमिटेड बंदे हैं यहाँ पे, सुनिए। तो ऑफर फॉर सेल का जो पैसे हैं वो अपना ले जाएगा। अब क्या है कि सपोज करो आप डायरेक्टर्स हो कंपनी का, आप प्रोमोटर्स हो, आपने कंपनी को लोन दे रखा है, हम आपको रिपेबिलिटी के लिए वो इशू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो इशू फंड्स है ना, जो प्रोसीड है, इशू प्रोसीड्स, उस पैसे को प्रोमोटर को हम नहीं दे सकते। अगर आपने बैंक से लोन रखा है तो हम पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रोमोटर से अपना लोन लेके कंपनी चला रहे हो, आप प्रोमोटर को नहीं दे सकते, वो पैसे का बार्ड है, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हो, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, कोई मशीनरी परचेज करनी है कर सकते हो, कोई एक्सपेंशन करनी है कोई कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल भी कैपिंग है, ठीक है ना। अच्छा, मॉनिटरिंग एजेंसी, अगर 50 करोड़ से ऊपर का कोई अगर आपका इशू आ रहा है, इशू 50 करोड़ से ऊपर, पहले 100 करोड़ था अभी 50 हो गया, तो आपको एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को मॉनिटरिंग एजेंसी बनाना पड़ेगा। आपके कंपनी के आईपीओ प्रोसीड्स को आप सही इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अभी सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को मॉनिटरिंग एजेंसी इसलिए बनाया जाता है, वो ये देखते हैं कि आप पैसे जो पब्लिक से लिया आपने, वो उसका इस्तेमाल आप सही कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, या गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो, कंपनी ठीक ट्रैक पे चल रही है नहीं, कंपनी ने जो डीआरएचपी में बोला, कंपनी जो प्रोस्पेक्टस में कहा, क्या उसी हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, अगर आपने डिसाइड कर लिया हमें अब आईपीओ लाना है, अब आईपीओ की प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि आईपीओ कितने इशू साइज का लाएंगे, ऑफर फॉर सेल कितना होगा, फ्रेश इशू कितना होगा, वो जैसे ही डिसाइड हुआ बोर्ड में, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर देंगे। उसके बाद सबसे पहला रोल आता है मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना। मर्चेंट बैंकर जैसे ही अपॉइंट होगा, उसके बाद हम लोग लॉ फर्म को अपॉइंट करेंगे। लॉ फर्म 2 होगा, अगर छोटा इशू है तो 1 से काम चल जाता है, अगर थोड़ा बड़ा इशू है, मेन बोर्ड का है, तो जनरली कम से कम 2, और अगर इंटरनेशनल लिस्टिंग है तो 3 चाहिए। इंटरनेशनल लिस्टिंग के लिए लॉ फर्म अलग, अगर कंपनी कंसोल का काम कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से कोई डीआरएचपी की तैयारी कर रही है, लॉ फर्म अलग होगा, और मर्चेंट बैंकर को हेल्प करने के लिए लॉ फर्म अलग होगा। तो जनरली 1000, 1200, 1500 करोड़ के इशू में ना, लॉ फर्म अगर इंटरनेशनल लिस्टिंग नहीं है, इंडिया में लिस्टिंग का है, मेन बोर्ड का लिस्टिंग है, तो 2 लॉ फर्म होना चाहिए, ठीक है ना। एक मर्चेंट बैंकर को हेल्प करेगा, एक करेगा कंपनी को, सारे ड्यू डिलिजेंस में उस पर पूरी उनकी रोल रहेगी, ठीक है। अब हमारा कंपनी सेक्रेटरी और सीएस का रोल में आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे एज ए कंप्लायंस ऑफिसर। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी सेक्रेटरी कोई है, वो कंप्लायंस ऑफिसर उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं। लेकिन अब सेबी का एक हिडन रूल्स आया नया अभी आजकल, क्या कर रहे हैं कि उनको बोल रहे हैं कि कोई कम से कम 2 साल का लिमिटेड कंपनी में एक्सपीरियंस हो, ऐसे कंपनी सेक्रेटरी को आप अपॉइंट करिए, और अगर इंटरव्यू में फेल होता है तो वो चेंज करने भी बोल सकता है। सेबी 3 बंदे का इंटरव्यू लेते, एक्सचेंज जो है 3 बंदे का इंटरव्यू लेगा, एक कंप्लायंस ऑफिसर का, सीएफओ का और डायरेक्टर्स का, कि डायरेक्टर्स के पास क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या जो डीआरएचपी में बोले वो सब कुछ करना चाहते हैं या नहीं, और सीएस का ये उनका नॉलेज टेस्ट होगा कि वो कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और ही मतलब डमी सीएस को बना दिए, ठीक है ना, या नया सीएस को बना दिए जो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सीएस का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, कंप्लायंस ऑफिसर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए सीएस का सारे नॉलेज यहाँ पे टेस्ट होगा कि कंपनी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज है कि नहीं, एलओडीआर का नॉलेज है कि नहीं, आईसीडीआर का नॉलेज है कि नहीं, इशू जो ला रहा है उसके प्रोसीड जो लाएगा उसको क्या करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, पूरा नॉलेज उसका टेस्ट होगा। वो किसी भी रूप, फोन पे भी इंटरव्यू ले सकते हैं, हो सकता है विजिट भी कर सकते हैं, ऑफिस भी आ सकते हैं, फैक्ट्री भी आ सकते हैं। सीएस का, सीएफओ का और डायरेक्टर्स का, प्रोमोटर्स का, इनका इंटरव्यू होगा। अब देखी जाती है इन बहुत सारी चीज़ें, ये सब हो गया। उसके बाद आपका एज ए सीएस आपका रोल होता है लीगल कंप्लायंस और ड्यू डिलिजेंस पूरा तैयार करना। अब ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, मास्टर डेटा आप डाउनलोड करोगे एमसीए के पोर्टल से। आप पूरे जब से इंसेप्शन फ्रॉम द कंपनी, जब से आपकी कंपनी चालू हुई है तब से आप उसको ये करेंगे, चेकिंग करेंगे सारी चीज़ें। इसको बंद कर दो 1 सेकंड। अच्छा, तो क्या होगा, सबसे पहले ना आप एमसीए में जाके जैसे आप उसके पूरे जो डिटेल्स आप डाउनलोड करोगे, तो उससे बेटर क्या है कि आप ना
mcadownload.com है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। एमसीए में एक एक करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जितनी भी फाइलिंग्स हुई है सब कुछ, है ना। तो एमसीए डाउनलोड में क्या करेंगे, एक साथ हम डाउनलोड कर लेंगे। उसमें क्या होगा, उसके बाद सारे आपको हिस्ट्री सीट बनानी पड़ेगी। हिस्ट्री सीट कैसे बनेगा, कंपनी किस दिन इनकॉर्पोरेशन हुई, उसके बाद कितने डायरेक्टर्स आया, कितने डायरेक्टर्स चेंज हुआ, कब कब चेंज हुआ, किसके बाद कितने शेयर्स आए, किसके बाद शेयर्स गिफ्ट में गया, किसको ट्रांसफर हुआ, किसको सेल किया, किसको, मतलब ये पूरी हिस्ट्री सीट आपको, एक तो डायरेक्टर्स चेंज का, अपॉइंट का, सारे आपको हिस्ट्री सीट बनानी पड़ेगी। कब कौन सा डायरेक्टर आया, कब कब गया, कब फिर नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, कब फिर उसकी रेजिग्नेशन हुई, मतलब सारे चीज़ आपकी एक डायरेक्टर्स का बनेगा। उसके बाद आपका शेयर होल्डर्स का भी ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही आपका ऑडिटर्स का बनेगा। सारे ऑडिटर्स का फॉर्म जमा हुआ है या नहीं, सबके साथ में चलान चाहिए। जितने भी फॉर्म आपने जमा करवाए हैं सबका आपका चलान जरूरी है, चलान चाहिए ही चाहिए। जो आरओसी का चलान है ना, फॉर्म तो आपने दिखा दिया, फॉर्म जमा हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, तो वो चलान भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सारे रिजोल्यूशन, सारे मिनट्स बुक आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं है तो उसको फुलफिल कर लो, ठीक है ना। जितने भी रिजोल्यूशन आपने पास किया उसके रजिस्टर में एंट्री होना चाहिए, मिनट्स बुक पे एंट्री होना चाहिए। जितने भी आपने चार्जेस है, जितने भी आपने लोन दिए, लोन सेटिस्फाई हुआ, उसके पूरे के पूरे आपके रजिस्टर में एंट्री होना चाहिए। कितने केएमपीज आए, कितने केएमपीज गए, उसके रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। ये ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम इंसेप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बाई चांस कोई फॉर्म डिपॉजिट नहीं हुआ या छूट गया, कई होते एमएसएमई का फॉर्म छोड़ देते, कोई डीबीटी 3 छोड़ देते, तो उस केस में फिर आपको कंपाउंडिंग में जाना पड़ेगा। बिना कंपाउंडिंग का और कोई रास्ता नहीं है, आरडी या फिर उसके पास एनएसडी के पास, ठीक है ना। आपको कंपाउंडिंग में मस्ट है, ठीक है ना। तो ट्राइब्यूनल के पास जाके या फिर आरडी के पास जाएंगे 25 लाख के नीचे, तो अदरवाइज आप ट्राइब्यूनल में जाके उसका कंपाउंडिंग करवाओ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको मर्चेंट बैंकर को सारी बातें बतानी पड़ेगी। मर्चेंट बैंकर विल डिसाइड अब क्या करना है क्या नहीं करना। मर्चेंट बैंकर आपको प्रॉपर गाइड करेगा, और जो लीगल एडवाइजर है वो जो आपको गाइड करेगा वो कंक्रीट रिजल्ट देगा। उसके बाद आज आपको ये काम करवाना है, पीसीएस से करवा लो। जो भी काम अगर आरओसी का कुछ पेंडिंग है, ये पीसीएस का काम है, पीसीएस को दो, पीसीएस कराएगा। आपका काम है ड्यू डिलिजेंस चेक करना, ये करना। अब उसके बाद ये सब काम हो गया, फिर आप लीगल में आ जाओ। कंप्लायंसेस हो गया, कंप्लायंस के सारे काम में क्या क्या देखेंगे, टोटल केएमपी कब आया कब गया, रेजिग्नेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं, अपॉइंटमेंट प्रॉपर हुआ कि नहीं, सारे फॉर्म्स फाइल हुआ कि नहीं, सबके चालान है कि नहीं, सब आपको रेडी रखना पड़ेगा। एक डेटा रूम बनाएंगे आप, उस डेटा रूम में एक्सेस आपको लॉ फॉर्म को भी देना पड़ेगा, उस डेटा रूम का एक्सेस आपको मर्चेंट बैंकर को भी देना पड़ेगा। सारे आप स्टोर करते जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि ना एक एक चीज़ करके आप अपने पास रखते जाएंगे और सबको अलग अलग मांगेगा तो देंगे। एक डेटा रूम में सारा स्टोर होगा, जैसे जो वो एक्सेस उनके पास रहेगा, जब जिसको चाहिए वो देखता रहेगा, और वो हिस्ट्री सीट बनती रहेगी। ईच एंड एवरीथिंग कंप्लायंसेस फ्रॉम द इंसेप्शन यू हैव टू चेक इट। और कुछ भी अगर उसमें लैकिंग है तो आप उसको नोटिंग करके बताएंगे मर्चेंट बैंकर को, लॉ फॉर्म को, कि ये मेरे को इसमें प्रॉब्लम दिख रही है, अब आप सजेस्ट करो, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। उसके बाद लीगल में आ जाओ। लीगल में कंपनी जब आई थी, लॉन्च हुई थी, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कोई एक्सपायर तो नहीं हो गया, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर नहीं एक्सपायर अगर हो गया तो रिन्यू करवाना पड़ेगा। इवन अगर आपने कोई ऑफिस रेंट पे भी ले रखा है और अगर रेंट डीड भी एक्सपायर हो चुका है तो रेंट डीड भी रिन्यू कराना जरूरी है डीआरएचपी फाइल से पहले, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सारे आपके जितने भी कंप्लायंसेस है सारे आपको चेक करनी पड़ेगी, चाहे वो रेंट डीड हो, चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे मशीनरी की आपने किराए पे ले रखा हो, चाहे कुछ भी आपने ले रखा हो, सबका कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है सब आपका एक एक चीज चेक होगा, एक्टिव होना चाहिए। कोई एक्सपायर हो गया तो रिन्यू कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं हम लोग जीएसटी पे। अब जीएसटी पे सपोज करो कोई हमारा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉन कंप्लायंट है। कैसे नॉन कंप्लायंट? सोच लो जीएसटी 3 भी हमने लेट भरा, लेट फाइल किया, या जीएसटी 1 लेट फाइल किया। अब आपको देखना है कि जीएसटी, देखो अगर आप गलत कमेंट दे देंगे ना डीआरएचपी में तो पब्लिक के सामने आपकी कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए लॉयर, एज ए मर्चेंट बैंकर, एज ए लॉ फॉर्म, आपको ये देखना है कि कंपनी को जेन्युइन तरीके से कहाँ का हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ये रीजन ढूंढना पड़ेगा। अगर 2017 में कोई अगर रिटर्न फाइल लेट हुआ है